नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, उद्देश्य तथा प्राप्य उद्देश्य में क्या अंतर है, क्या इनका अर्थ है, सारी चीज़ों को अपन देखेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। और यह वीडियो इस प्रकार से, इस दृष्टि से बनाया गया है कि अगर परीक्षा में प्रश्न आए यहाँ से तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं हो। और देखिए साथियों, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य का जो टॉपिक है वो आपका किसी एक विशेष सब्जेक्ट से लेकर के अपन नहीं चल सकते। प्राप्य उद्देश्य जो उसकी प्रकृति एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक होती है, उद्देश्य जो होते हैं वो एक प्रकार से दार्शनिक चीज़ है अपनी, या मतलब सामाजिक रूप से उसको रिलेट करके अपन चल सकते हैं। ठीक है, तो अंतर को भी देखेंगे, साथ ही परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे साथियों, ताकि परीक्षा में अगर प्रश्न बन जाए तो अपना गलत प्रश्न बिल्कुल भी नहीं हो। इस हिसाब से इस मैटर को तैयार किया है। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं। देखिए साथियों, उद्देश्य की बात करूँ मैं तो किसी विषय के उद्देश्यों का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताएं, रीति रिवाज, परंपराओं, विषय की प्रकृति तथा मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। भाई, किसी भी विषय के अपने को उद्देश्य निर्धारित करने हैं तो उसमें इन चीज़ों को अपने को देखना पड़ता है। अब निश्चित रूप से प्यारे साथियों, आप देख सकते हो कि उद्देश्य के निर्धारण करते समय अपन मुख्य रूप से किस पर ध्यान देते हैं? राष्ट्र और समाज की आवश्यकताओं पर। यानी राष्ट्र और समाज क्या मांग करता है? राष्ट्र और समाज ये मांग करता है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे व्यक्ति बने, एक सफल व्यक्ति बने। तो निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति बनने में और एक सफल व्यक्ति बनने में समय तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लगता है। समय तो लगेगा निश्चित रूप से। अगर समय लगेगा तो अपन साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि उद्देश्य जो वो दीर्घकालिक होते हैं, यानी लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, लंबे समय में उनको प्राप्त किया जा सकता है। उद्देश्य ये नहीं है कि 1 मिनट में प्राप्त हो गया, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्राप्य उद्देश्य छोटे होते हैं, अंतर में देखेंगे और डिटेल से, है ना। रीति रिवाज वगैरह क्या है, हमारी परंपराएं क्या हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखना होता है उद्देश्यों का जब निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मूल्य तथा उद्देश्य दोनों ही एक दूसरे के पूरक तथा आश्रित हैं। ठीक है, किसी विषय के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक पाठ से संबंध प्राप्य उद्देश्यों का उद्देश्य होता है उद्देश्यों को प्राप्त करना। इस लाइन को आप नहीं समझे तो समझा देता हूं कि देखिए, किसी भी विषय के लिए अपन निश्चित रूप से लक्ष्य या उद्देश्य अपने निर्धारित करते हैं। अपन उद्देश्य निर्धारित करते हैं मित्रों, भाई प्रत्येक पाठ के लिए बोल सकते हैं, या फिर भाई एक पाठ को पढ़ाने से पहले अपन सबसे पहले क्या निर्धारित करते हैं? उसके उद्देश्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, जैसे मुझे गणित का एक कोई भी वर्त का चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, वर्त का मुझे एक चैप्टर पढ़ाना है, ये मान लीजिए आप। अब वर्त के चैप्टर के लिए मैंने उद्देश्य डिसाइड कर लिए कि बच्चे इस ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर पाएँ, है ना। और ये सारी चीज़ें ज्ञानात्मक सारी की सारी मैंने चीज़ें देख ली कि उद्देश्य मैंने डिसाइड कर लिए कि भविष्य में ये चीज़ इसके इस प्रकार से काम में आ सकती है बच्चों के, तो उस हिसाब से इसको पढ़ाया जाए। ये अपने उद्देश्य सेट किए। अब इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्राप्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। प्राप्य उद्देश्य निर्धारित किए जाएंगे कैसे? जैसे देखिए कि मैं मतलब किस प्रकार से कौन सा एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाऊँ कि बच्चे को समझ में आ जाए, या उसी क्षण शिक्षण टीचिंग करते समय उस टीचिंग में मैं कौन सी शिक्षण विधि काम में लूँ ताकि मतलब जो मैंने लक्ष्य उद्देश्य बनाया है वो मेरा प्राप्त हो जाए। तो ये प्राप्य उद्देश्य है आपका। ठीक है, क्या है? प्राप्य उद्देश्य है ये। मतलब उद्देश्य जो है उसी के अंतर्गत आता है प्राप्य उद्देश्य भी, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपन प्राप्य उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि प्राप्य उद्देश्यों का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। उम्मीद है बात को अच्छे से क्लियरली समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि प्राप्य उद्देश्य का अर्थ होता है वह माध्यम जिसकी सहायता से उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए, अतः प्राप्य उद्देश्य साधन होते हैं तथा उद्देश्य साध्य होते हैं। यानी कि साध्य मतलब जिस चीज़ को अपने को प्राप्त करना है, और जिस चीज़ के द्वारा प्राप्त करना वो साधन होता है हमेशा। तो उद्देश्य जो है वो तो क्या आपका साध्य है, और प्राप्य उद्देश्य जो वो आपके साधन हैं। तथा एक साध्य, ठीक है, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अलग अलग या अनेक प्राप्य उद्देश्य हो सकते हैं। तो एक साध्य के अनेक साधन बिल्कुल निश्चित तौर पे साथियों हो सकते हैं। अतः उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्राप्य उद्देश्य
हो सकते हैं। ये बात आई समझ में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कि इस टॉपिक में। और ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो अंतर को बड़े आसानी से समझ जाओगे। अब देखिए, उद्देश्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो है उच्च दिशा दिखाना। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है उच्च दिशा दिखाना। अब थोड़ी सी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को देख ले मित्रों, तो सबसे पहले जॉन डीवी की एक डेफिनेशन है उद्देश्य से संबंधित कि देखिए, उद्देश्य पूर्वदर्शित लक्ष्य हैं जो किसी क्रिया का संचालन करते हैं अथवा उसके व्यवहार को प्रेरित करते हैं। प्रत्येक क्रिया जीवन और विचार के उद्देश्य अवश्य होते हैं तथा क्रिया व उसके उद्देश्यों में गहन संबंध होता है। अर्थात उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं जो किसी व्यक्ति को सावधानी पूर्वक चित्रण व उचित नियोजन तथा इच्छानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आप उद्देश्य को थोड़ा और ढंग से समझे होंगे, है ना। बाकी जॉन डीवी की डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ होता है उद्देश्य, ये इसलिए इस डेफिनेशन को लिया गया है। अब जो काम की डेफिनेशन है जो आने योग्य है वो है एनसीईआरटी की डेफिनेशन। वो क्या बोलते हैं, देखिए, प्राप्य उद्देश्य वह बिंदु है जिसकी दिशा में कार्य किया जाता है। यह एक सुनियोजित परिवर्तन है जिसे किसी क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसके लिए हम कार्य करते हैं। प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षक कक्षा कक्ष में ही करता है, इसलिए प्राप्य उद्देश्यों को कक्षा उपयोगी विषय भी कहते हैं। अब देखिए मित्रों, जो आपका उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने में काफ़ी लोगों का योगदान होता है निश्चित तौर पे। अगर इस चीज़ को मैं ऐसे समझाऊं कि जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रीट की आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हो, इसमें आपकी और रीट में सफल होना आपका क्या मान लीजिए उद्देश्य है। क्या है आपका उद्देश्य? मान लीजिए रीट में सफल होना आपका उद्देश्य बन गया है। तो प्यारे साथियों, आप लोग रीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें आप दूसरे लोगों की मदद भी ले रहे हैं। जब आप डिप्रेशन में जाते हैं तब आप घर वालों से बात भी करते हैं, ठीक है। यानी कि इस लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आप विभिन्न क्रियाकलाप कर रहे हैं, यानी समाज भी आपका सहयोग इसमें कर रहा है, ठीक है। कोई आप YouTube पे किसी से पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो भी एक प्रकार से सामाजिक सहयोग हो गया। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूरा समाज सहयोग करता है, एक प्रकार से राष्ट्र, समाज, परिवार, है ना, दोस्त, सब लोग सहयोग करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें अपन प्राप्य उद्देश्यों की, तो वो एक प्रकार से अगर रीट की तैयारी के विषय में बात करें तो साथियों, तैयारी तो अपन लोग ही कर रहे हैं। तो जो अपन ने प्राप्य उद्देश्य कैसे सेट करेंगे? भाई रीट की तैयारी अपन कर रहे हैं तो मैंने आज का प्राप्य उद्देश्य ये सेट कर लिया कि गणित में मुझे जो वो त्रिभुज का जो टॉपिक है वो आज मेरे को कंप्लीट करना है, तो ये मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा प्राप्य उद्देश्य होगा, रीट जो कि मेरा उद्देश्य है उसको प्राप्त करने का। उम्मीद है समझे होंगे बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला आपका डॉक्टर BS ब्लूम के अनुसार देखिए क्या है, व्यवहारगत परिवर्तन 3 पक्षों पर आधारित है तथा उन्हीं के अनुसार प्राप्य उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य, दूसरा भावात्मक प्राप्य उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्य। ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इनका संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों तथा नियमों, तथ्यों की जानकारी से होता है और परिभाषाओं को भी अपन इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए, है ना, देखिए इनका संबंध सूचनाओं, ज्ञान, सिद्धांतों, नियमों, सिद्धांतों वगैरह यानी कि परिभाषा वगैरह से भी, परिभाषा जो वो भी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही आती है। तो ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत ही आती है। कक्षा कक्ष शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। देखिए, लोग क्या करते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य पढ़ते हैं इसको, जबकि ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य होता है साथियों, है ना। तो ये यहाँ पे आपका उम्मीद है समझ गए होंगे कि ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें हैं। भाई सीधी सी सूचनाएं हैं, ज्ञान है, सिद्धांत, नियम, तथ्यों की जानकारी, परिभाषाएं वगैरह याद करनी है, तो ज्ञानात्मक प्राप्य उद्देश्य का हिस्सा रहेंगी। अगला भावात्मक प्राप्य उद्देश्य क्या है? तो इनका संबंध बालकों की रुचि, अभिवृत्ति, मूल्यों के विकास से होता है। भाई भावनाओं से संबंधित ये होंगे भावात्मक प्राप्य उद्देश्य। तो बच्चे की रुचि, उसमें रुचि जागृत अपने को करनी है, कैसे रुचि जागृत करें, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अभिवृत्ति, उसका एटीट्यूड कैसे अच्छा बनाया जाए, किताब से कैसे जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, है ना। क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्य क्या है? इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण और कुशलताओं के विकास से होता है, ठीक है। ये आपके क्रियात्मक प्राप्य उद्देश्य BS ब्लूम ने 3 प्रकार के बताए। उम्मीद है इसको आप समझे होंगे बहुत आसानी से। तो उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य क्या है, क्या नहीं है, अर्थ
अच्छे से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, बेसिक आपका क्लियर हो गया होगा। अभी इनमें अपन डिफरेंस देख लेते हैं, उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में अंतर। सबसे पहले बात करें साथियों, इधर मैंने उद्देश्य को लिखा, इधर मैंने लिखा प्राप्य उद्देश्य को। देखिए उद्देश्य का जो क्षेत्र है वो व्यापक होता है तथा सीमित नहीं होता, असीमित होता है, गलती से लिख दिया ना। उद्देश्य जो है उसका क्षेत्र जो वो व्यापक होता है और असीमित होता है। देखिए असीमित कैसे होता है और व्यापक और असीमित एक ही बात है, तो कैसे हुआ देखिए भाई, सीधी सी बात है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया अभी अभी कि अपना जो उद्देश्य है वो एक राष्ट्र वगैरह को उद्देश्य जो वो कोई भी उद्देश्य वो समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं को, रीति रिवाजों को ध्यान में रख करके डिसाइड किए जाते हैं एक प्रकार से, है ना। तो अब वो उद्देश्य जो उसको प्राप्त करने में समाज भी अपना सहयोग करता है और निश्चित रूप से इसका क्षेत्र जो वो काफ़ी व्यापक है, इसमें समाज भी सहयोग करेगा, शिक्षक भी सहयोग करते हैं, है ना। बाकी प्राप्य उद्देश्य तो एक साधन मात्र है उद्देश्य को प्राप्त करने का, तो क्षेत्र तो व्यापक है इसका और ये असीमित है बिल्कुल निश्चित तौर पे, है ना। तो आपका जो पहला पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, उद्देश्य का क्षेत्र व्यापक तथा असीमित होता है। दूसरा, प्राप्य उद्देश्य का क्षेत्र संकुचित होता है तथा सीमित होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है भाई। उद्देश्य अपन ने डिसाइड किया, उसको प्राप्त करने का साधन मात्र क्या है आपका प्राप्य उद्देश्य, तो इसका क्षेत्र भी संकुचित होगा। अगर अपन अपनी जिंदगी के तौर पे देखें तो अपन बस अपने तक ही इसको सीमित रखते हैं, अपन प्राप्य उद्देश्य अपने खुद के प्राप्य उद्देश्य खुद अपना हासिल करते हैं, ठीक है। इसके लिए किसी के सहयोग की अपने को आवश्यकता नहीं होती, अपन सहयोग भी नहीं लेते, तो ये प्राप्य उद्देश्य है अपना। और उद्देश्य की तरफ बढ़ने के लिए अपन जिन सीढ़ियों से चढ़ कर के जाते हैं उन्हीं को अपन प्राप्य उद्देश्य कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से संकुचित क्षेत्र और सीमित भी है। दूसरा, उद्देश्य क्या है, ये दीर्घकालीन अवधि के होते हैं। बात सही आपकी भाई, आप समाज को देख करके अपने उद्देश्य डिसाइड कर रहे हो, यानी अच्छा इंसान बनना आपका उद्देश्य है, या एक सफल व्यक्ति नागरिक बनने का एक आपका उद्देश्य है, लक्ष्य है, ठीक है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा सफल होने में। ये थोड़ी है कि आज पैदा हुआ बच्चा कल जॉब भी लग गया और जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति बन गया, तो ऐसा नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है और एक प्रोसेस के तहत ही ये सारी चीज़ें होती हैं और जल्द आप लोग इस प्रोसेस को पूरा करने वाले हो, सब लोग जॉब लग करके, ठीक है। तो ये दीर्घकालिक अवधि के होते हैं आपके उद्देश्य। वही अगर बात करें प्राप्य उद्देश्य के, तो ये अल्पकालीन तथा तत्कालीन अवधि के होते हैं। तत्कालीन का मतलब है उसी समय मतलब जो उद्देश्य अपने डिसाइड किया उसके लिए उस समय जो अपने को कार्य करना, वही आपका प्राप्य उद्देश्य। तो तत्कालीन भी होते हैं। दूसरी बात ये आपके अल्पकालिक होते हैं भाई, शिक्षण के दौरान अपने को जो पूरे पाठ के लिए अपन ने जो उद्देश्य बनाया, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपन ने एक प्राप्य उद्देश्य सेट किया कि भाई मैं इस प्रकार से इस पाठ को पढ़ाऊं ताकि बच्चे अच्छे से समझे, आज इतना पढ़ाऊं, कल इतना पढ़ाऊं। तो ये शिक्षण के आपके जो वो प्राप्य उद्देश्य हैं, ठीक है। बच्चे इतना सीख लें तो अच्छा है, ये प्राप्य उद्देश्य है मित्रों, ठीक है। तो ये अल्पकालिक होते हैं और तत्कालीन होते हैं। आगे देखें अपन, उद्देश्यों का जो संबंध है वो शिक्षा तथा भविष्य से होता है, अर्थात शिक्षा से संबंधित होते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। शिक्षा से संबंधित अपन पढ़ते हैं तो शिक्षा से संबंधित होंगे और भविष्य से संबंधित भी होते हैं निश्चित रूप से। और प्राप्य उद्देश्य, इनका संबंध शिक्षण से होता है तथा यह शिक्षा में निहित होते हैं एवं इनका संबंध किसी एक ही प्रकरण से होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए जैसे अपन कोई भी टॉपिक विशेष पढ़ रहे हैं, जैसे अपन मानव शरीर के तंत्र पढ़ रहे हैं, अब अपन ने अंतःस्रावी तंत्र को मान लीजिए पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो अंतःस्रावी तंत्र के लिए अपन जो है वो एक प्रकार से क्या बनाएंगे, अपना प्राप्य उद्देश्य बनाएंगे। जबकि उद्देश्य किसके लिए बनेगा, संपूर्ण आपका मानव तंत्र के लिए बनेगा, लेकिन प्राप्य उद्देश्य अपन ने बनाया किसके लिए, अंतःस्रावी तंत्र के लिए बना लिया, है ना। तो प्रकरण विशेष के लिए बनते हैं निश्चित तौर पे, कोई इसमें तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि अपना उद्देश्य है वो तो शरीर के तंत्रों को याद करना है, अच्छे से उसको तैयार करना है, अपन बता सकें, अपन उस प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सके अच्छे से, ये अपना उद्देश्य हो सकता है लंबे समय के लिए, है ना। लेकिन इसको हासिल करने के लिए अपने को प्राप्य उद्देश्य मतलब प्राप्य उद्देश्य को प्राप्त करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी, उद्देश्य अपने को प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल ठीक है, एक ही प्रकरण से संबंधित होते हैं। दूसरा उद्देश्य जो वो व्यक्तिनिष्ठता का गुण इसमें पाया जाता है, व्यक्तिनिष्ठता का गुण इसमें पाया जाता है, ठीक है साथियों। इसके अलावा जो प्राप्य उद्देश्य होते हैं उनमें
वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। ये थोड़ा सा विशेष पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। अगला है आपका पॉइंट, उद्देश्यों का स्रोत समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र है। जो उद्देश्य आपके होते हैं उसका स्रोत अपन मानते हैं समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र को, वहीं प्राप्य उद्देश्यों का स्रोत मुख्यतः मनोविज्ञान को माना जाता है। अगला देखिए, उद्देश्य जो इन्हें इसमें प्राप्ति उद्देश्य या प्राप्य लिखे, यहाँ पे प्राप्ति नहीं है, प्राप्य उद्देश्य सम्मिलित हैं। ठीक है, निश्चित मैंने आपको बता दिया निश्चित रूप से कि उद्देश्य के अंतर्गत ही प्राप्य उद्देश्य आते हैं। और देखिए यह उद्देश्य का ही एक भाग है, तो निश्चित रूप से प्राप्य उद्देश्य उद्देश्य के भाग है। फिर देखिए जो उद्देश्य होते हैं वो साध्य होते हैं और आपके प्राप्य उद्देश्य आपके साधन होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उद्देश्य जो है वो अपना साध्य है, वो टारगेट अपना। अब उस टारगेट तक जाने के लिए अपने को विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी विभिन्न साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। वो साधन कौन है? वो आपके प्राप्य उद्देश्य हैं। अगला है, उद्देश्यों का मूल्यांकन करना कठिन होता है और प्राप्य उद्देश्यों का मूल्यांकन करना आसान होता है। तो बिल्कुल ठीक ही तो बात है भाई। अपन ने कोई उद्देश्य डिसाइड किया, ठीक है, अब उस उद्देश्य को अपन ने प्राप्त किया या नहीं किया, इसमें मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि मूल्यांकन इसका इतना आसान नहीं है भाई। अपन ने अगर ऐसा उद्देश्य सेट कर लिया, कभी कभी जब उद्देश्य अपना सिंपल होता है, जैसे रीट में पास हो या नहीं होना है ना, तो पास हो गए तो अपना उद्देश्य पूरा हो गया, तब तो अपने आसानी से उसका मूल्यांकन भी हो गया। लेकिन मित्रों, कभी जब व्यक्ति एक ऐसी चीज़ सोच ले कि मेरा ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा, बहुत सफल व्यक्ति बनूंगा, तो ये बहुत सफल व्यक्ति बनने की जो प्रोसेस है इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि संतुष्टि नहीं होती व्यक्ति को कि वो बहुत सफल व्यक्ति बना है या नहीं बना है। तो इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। उद्देश्य का जो मूल्यांकन करना है वो मुश्किल है। मूल्यांकन किया जा सकता है निश्चित तौर पे, काफ़ी किताबों में ये लिखा हुआ है कि उद्देश्यों का मूल्यांकन नहीं हो सकता, जबकि मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन समय थोड़ा सा इसमें लगता है। वहीं अगर बात करें प्राप्य उद्देश्यों की, तो इनका मूल्यांकन जो वो बड़ी आसानी से किया जा सकता है। भाई अपन ने कोई भी प्राप्य उद्देश्य छोटा सा डिसाइड किया कि ये एक प्रश्न है और मेरे को ये उद्देश्य प्राप्त करना है इससे, है ना, तो वो अपन ने प्राप्त किया या नहीं किया, वो प्रश्न अपन पूछ करके बच्चों से उसी समय एक प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये है मित्रों आपके उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और साथियों, ये जो टॉपिक है ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा। आज मैं कोई किताब पढ़ रहा था, उसमें ये टॉपिक दे रखा था, तो लगा कि आपको ये टॉपिक बताना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न पूछ लिया जाता है इसमें से और बड़ी परेशानी होती है, बच्चे जवाब नहीं कर पाते। प्राप्य उद्देश्य को बड़ा मान लेते हैं क्योंकि वो प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्य को छोटा मान लेते हैं, तो बड़ी समस्या आती है ना। उसी को ध्यान में रख करके ये वीडियो बनाया गया है प्यारे साथियों। तो उम्मीद करूँगा आपका सहयोग रहा होगा, आपको काफ़ी सहयोग मिला होगा इस वीडियो से, और आपकी जो सफलता की सीढ़ियाँ आप लोग जो चढ़ रहे हैं, जो प्राप्य उद्देश्य हैं आपके, उन सीढ़ियों में ये भी एक कदम आपका मतलब आगे बढ़ाएगा ये वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जो साथी नए हैं चैनल के ऊपर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मिलेंगे साथियों अपन लोग अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक विशेष के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।